एमसीक्यूज नंबर 177 हमारे पास है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ही इज एन एमपीए ऑफ दिस एरिया। जब भी कॉमन नाउन आता है, आपने कॉमन नाउन के साथ हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज करना होता है। आर्टिकल के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं डेफिनेट, दूसरे को हम कहते हैं इनडेफिनेट। डेफिनेट द है और इनडेफिनेट ए और एन है। अब याद रखिए, ए को हम यूज करते हैं कंसोनेंट साउंड के साथ, जबकि एन को हम यूज करते हैं वावल साउंड के साथ। अब आप लोग के लिए पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन ये होती है कि आप ये समझते हैं कि हम कंसोनेंट लेटर और वावल लेटर की बात कर रहे हैं, यानी आप ये समझते हैं कि ए ई आई ओ यू आएगा तो इसके साथ एन आएगा, जबकि बाकी सबके साथ ए आएगा। बात इस तरह नहीं है। हम यहाँ पर कंसोनेंट और वावल लेटर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कंसोनेंट और वावल साउंड की बात कर रहे हैं। अब कंसोनेंट और वावल साउंड को आप किस तरह पहचानेंगे? इसका सिंपल तरीका ये कि आपके पास जो भी वर्ड आया है आप उसको उर्दू में लेके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास आया है एमपीए, तो स्टार्ट में आता है एम। अब आप जिस भी वर्ड को उर्दू में लिखते हैं और उसके स्टार्ट में अलिफ आएगा, आप उसके साथ एन लगाएंगे, और अगर उसके स्टार्ट में अलिफ नहीं आता तो आप उसके साथ ए लगाएंगे। आपको जो भी वर्ड मिल जाए आप उस वर्ड को उर्दू में लिखें। अगर उसके स्टार्ट में अलिफ आता है तो एन लगाएं, और अगर स्टार्ट में अलिफ नहीं आता तो आप उसके साथ ए लगाएं। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 178, चूज द करेक्ट सेंटेंस। व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग इट इज। इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। हमारे पास ये दो वर्ड्स है, एक है व्हाट और दूसरा है हाउ। अगर इसके बाद दूसरा वर्ड वर्ब होगा तो ये दोनों वर्ड्स बन जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो वो सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है वो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर हम कहते हैं कि हाउ आर यू, तो ये सेंटेंस के स्टार्ट में हाउ आया है, उसके बाद दूसरा वर्ड वर्ब आया है। इस वजह से ये पहला वाला वर्ड यार पके बन का, हेलो बन का, अब इस सेंटेंस में बाकी इधर फोकस करें, शाबाश। हाउ आ जाए और व्हाट आ जाए और इसके बाद दूसरा वर्ड वर्ब होगा, तो ये पहले दोनों वर्ड्स हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बन जाएंगे। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस से जो सेंटेंस शुरू होता है हम उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क को यूज करना है। लेकिन अगर हाउ और व्हाट आ जाए और वर्ब आप लोग के पास सेंटेंस के एंड में आ जाए, तो इन दोनों वर्ड्स को हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। अगर हाउ और व्हाट सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए और वर्ब सेंटेंस के एंड में आ जाए तो ये दोनों वर्ड्स आप लोग के पास बन जाएंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। वो सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव से शुरू होता है वो सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में आप लोगों ने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को यूज करना होता है। अब पॉइंट ये है कि जब भी हम वर्ड को एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यूज करेंगे आप लोगों ने हमेशा इसके बाद इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी वर्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आएगा तो आप लोगों ने हमेशा इसके बाद इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज करना है। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग इट इज। MCQs नंबर 179, चूज द करेक्ट सेंटेंस। मैनी अ स्टूडेंट इज एब्सेंट। इसमें ऑप्शन ए ठीक होगा। देखिए, जब भी मैनी आ जाए मैनी, तो उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा और उसके बाद प्लूरल वर्ब आएगा। जब मैनी आ जाए तो मैनी के बाद प्लूरल नाउन आएगा और इसके बाद प्लूरल वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग। अब चूंकि मैनी आया है इस वजह से इसके बाद नाउन भी प्लूरल है और इसके बाद वर्ब भी प्लूरल है। लेकिन अगर मैनी ए
या मेनी एन आ जाए तो फिर उसके बाद नाउन भी सिंगुलर होगा और इसके बाद वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर मेनी आता है तो मेनी के बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। लेकिन अगर मेनी ए या मेनी एन आ जाए तो उसके बाद नाउन भी सिंगुलर होगा और उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर होगा। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मेनी अ स्टूडेंट इज एब्सेंट। MCQs नंबर 180, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। जब बाय आ जाए, बाय और उसके बाद सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ जाए तो आप सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और बाय के दरमियान आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे। सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है फॉर एग्जांपल ट्रेन आ जाए, एरोप्लेन आ जाए, बस वगैरह आ जाए, तो आप एक जगह से जब दूसरे जगह जाते हैं तो आप इसके जरिए से जाते हैं, तो इस वजह से हम इसे सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो जब भी बाय आएगा और उसके बाद सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आएगा तो आप बाय और सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान कॉमा नहीं लगाएंगे। बाय और ऑन के दरमियान तो आप लोग को डिफरेंस का पता होगा। अगर हम किसी चीज के जरिए से लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसके साथ बाय आता है, और अगर किसी चीज के जरिए से शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करते हैं तो उसके साथ ऑन आता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लाहौर जाने, तो आप कैसे जाएंगे? या तो आप गाड़ी में जाएंगे या बस में जाएंगे या ट्रेन वगैरह में जाएंगे, तो आप उसके जरिए से लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने बोर्ड बाजार जाने तो आप कैसे जाएंगे? या तो पैदल जाएंगे या रिक्शे में जाएंगे या बाइसाइकिल पे चले जाएंगे। तो वो चीजें जिनके जरिए से शॉर्ट डिस्टेंस कवर होता है उसके साथ ऑन आता है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। MCQs नंबर 181, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। इससे पहले टेस्ट में भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि हमारे पास एक टाइप ऑफ कंजंक्शन है जिसको हम कहते हैं पेयर्ड कंजंक्शन। पेयर्ड कंजंक्शन को कोरिलेटिव कंजंक्शन भी कहा जाता है। इसमें आइदर के साथ क्या आएगा? आइदर के साथ और आएगा, नाइदर के साथ। इस तरह आप लोग जो है वो इसका जो बाकी लिस्ट है वो आप लोग नेट से कॉपी कर लेंगे, क्योंकि पेयर्ड कंजंक्शन आप लोग के पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये असल में तकरीबन 20 के करीब कंजंक्शन है, सही है। इसको अभी लिखेंगे तो आप लोग का टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो इस वजह से अगर नो सूनर आता है, नो सूनर, तो उसके बाद देन आएगा, और अगर हार्डली या स्केर्सली आएगा तो इसके साथ व्हेन आएगा। ठीक है, अब दो पॉइंट्स आप लोग सुन ले। पहला पॉइंट तो ये कि जब भी हार्डली और स्केर्सली आएगा इसके साथ व्हेन आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हार्डली या स्केर्सली आएगा इसके बाद दूसरा वर्ड हमेशा वर्ब होगा, वर्ब। जब भी हार्डली या स्केर्सली आएगा इसके बाद दूसरा वर्ड हमेशा वर्ब होगा। अब यहाँ पर ये सेंटेंस हमारे पास जो आया है इसमें सेंटेंस नंबर 1 क्यों गलत है? सेंटेंस नंबर 1 है हार्डली हैड ही, तो हार्डली के बाद ही आया है और ही क्या है? प्रोनाउन है। तो इस वजह से याद रखें कि जब भी हार्डली और स्केर्सली आएगा इसके बाद दूसरा वर्ड नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा, बल्कि इसके बाद दूसरा वर्ड हमेशा वर्ब होगा। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। किसके पीछे? हाँ हाँ हाँ, ये असल में इसका स्ट्रक्चर होता है। हर एक कंजंक्शन का हमारे पास अपना एक स्ट्रक्चर होता है। हार्डली का ये स्ट्रक्चर है। हाँ, फिर से पूछे, खैर है। देखिए असल में अगर हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस पे डिस्कशन शुरू करेंगे तो वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। अब उसमें मसला ये हो जाएगा कि आप लोगों ने जितने कुछ सीखे आप वो भी भूल जाएंगे। हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखना कि आप लोगों के पेपर में पेयर्ड कंजंक्शन के रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला प्राइमरी जो क्वेश्चन आते हैं वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने क्वेश्चन दिया होगा कि हार्डली हैड ही रीच्ड हिज ऑफिस डैश ही रिसीव्ड अ कॉल, तो आपसे कहते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, तो आप वो लगा लेंगे। दूसरा पॉइंट ये कि जब भी ये हमारे पास आता है तो कोरिलेटिव कंजंक्शन में अगर नाइदर के साथ जो है वो नाउन या प्रोनाउन आया है तो नॉर के साथ भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, फिर वो चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो आप लोग अपने दिमाग पे प्रेशर ना डालें, बस सिर्फ इतना सुने कि हार्डली और स्केर्सली जब भी आएगा इसके बाद दूसरा वर्ड हमेशा वर्ब होगा। MCQs नंबर 182, इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द पोस्टमैन हैज नॉट कम येट। जब भी येट आएगा, येट
आप लोग हमेशा इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। जब भी यट आएगा आप लोग हमेशा इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। आप इसके साथ दूसरा कोई भी टेंस यूज नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। MCQs नंबर 183, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। असल में इनको हम कहते हैं पेयर्ड नाउन्स। पेयर्ड नाउन्स। पेयर्ड नाउन्स हमारे पास वो नाउन्स होते हैं जिनमें दो चीजों को हम एक साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग एग्जांपल लेते हैं शूज, तो शूज हमारे पास दो होते हैं, उनको हम एक साथ यूज करते हैं। ट्राउजर्स हो गए, पाजामाज हो गए, स्पेक्टिकल्स हो गए। तो ये हमारे पास वो चीजें हैं जिनमें हम दो पार्ट्स को एक साथ यूज करते हैं। इस वजह से हम इसे पेयर्ड नाउन्स कहते हैं। पेयर्ड नाउन के बारे में पॉइंट नंबर 1, इसके बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। पेयर्ड नाउन के बाद हमेशा क्या आएगा? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। माई स्पेक्टिकल्स आर न्यू। अगर मैं कहता हूं कि माई स्पेक्टिकल्स इज न्यू तो ये सेंटेंस गलत बन जाएगा। ये पॉइंट नंबर 1 बन गया कि पेयर्ड नाउन के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास बाकी जितने भी नाउन्स होते हैं उनके दो फॉर्म्स होते हैं। एक फॉर्म सिंगुलर होता है, दूसरा प्लूरल होता है। बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स। लेकिन जहां तक हमारे पास पेयर्ड नाउन्स की बात है तो पेयर्ड नाउन्स का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म होता है। इसका हमारे पास सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि सीजर्स, तो सीजर का मतलब होगा कैंची। अगर हम इसका सिंगुलर यूज करते तो फिर ये बन जाएगा सीजर, तो वो बन जाएगा कैंचा, तो कैंचा हमारे पास नहीं हो सकता। तो ये दो पॉइंट याद रखिए। इसके बाद प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब और दूसरा पॉइंट ये कि इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। MCQs number 184, you yourself are responsible for all the problems। हमारे पास I के साथ आता है माई सेल्फ, वी के साथ आता है अवर सेल्फ, यू के साथ यूर सेल्फ भी आ सकता है और इसके साथ यूर सेल्फ भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। ही के साथ एम सेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ और दे के साथ देम सेल्व्स। अब ये हमारे पास 7 प्रोनाउंस है, ठीक है। पहला पॉइंट, इन प्रोनाउंस को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं और हम इसे एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। ये जो 7 प्रोनाउंस हमने लिखे हैं हम इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी कहते हैं और हम इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउंस भी कहते हैं। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को आप किस तरह पहचानेंगे? वो प्रोनाउन जिसके एंड में सेल्फ या सेल्व्स आ जाए, ऐसे प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। वो प्रोनाउन जिसके एंड में सेल्फ SELF सेल्फ या सेल्फ HELVES सेल्व्स आ जाए तो हम उसे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। अब पॉइंट ये है कि अगर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो हम उसके साथ सेल्फ लगाएंगे और अगर हम प्लूरल लगाएंगे तो हम उसके साथ सेल्फ लगाएंगे। सेल्फ और सेल्फ के दरमियान में डिफरेंस ये है कि सिंगुलर के साथ सेल्फ आता है और प्लूरल के साथ सेल्फ आता है। अगर यहां पर मैं कहता हूं कि देम सेल्फ, तो ये ठीक होगा या गलत होगा? गलत क्यों होगा? देम प्लूरल है, इसके साथ सिंगुलर नहीं आएगा, इसके साथ सेल्फ आएगा। अगर मैं लिखता हूं कि इट सेल्व्स, तो ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा क्योंकि इट हमारे पास सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सेल्फ नहीं आता, इसके साथ सेल्फ आता है। अब पॉइंट ये कि हमने एक ही लिस्ट लिखा है, हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कह रहे हैं और हम इसे एम्फेटिक प्रोनाउन भी कह रहे हैं। हमें किस तरह पता चलेगा कि इस सेंटेंस में ये प्रोनाउन एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है या ये हमारे पास एज एन एम्फेटिक प्रोनाउन यूज हुआ है? फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है आई सर्व्ड माई सेल्फ और दूसरा है आई माई सेल्फ सर्व्ड द गेस्ट। ये हमारे पास सेंटेंस नंबर 1 है और आई माई सेल्फ सर्व्ड द गेस्ट ये हमारे पास सेंटेंस नंबर 2 है। अब अगर आप लोग यहां पर देखते तो ये सेल्फ माई सेल्फ हमारे पास वर्ब के बाद आया है, तो जब ये वर्ब के बाद होगा तो ये रिफ्लेक्सिव होगा और जब ये वर्ब से पहले होगा तो ये एम्फेटिक होगा। इसमें और भी डिफरेंसेस हैं
लेकिन अभी इस लेवल पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतना जाने कि जब ये 7 प्रोनाउंस, ये वाला लिस्ट, ये वर्ब से पहले आता है तो ये हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन है, और अगर ये वर्ब के बाद आते हैं तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बन जाएंगे। तो एमसीक्यूज नंबर 184 में ये क्या होगा? एम्फेटिक हो गया, रिफ्लेक्सिव? बोथ शोविल चाम चुबोध लाडर बेगरता हूँ। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। रीजन इसका ये कि हमारे पास जो है वो वर्ब से पहले आया हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 185, शल स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन। प्रोनाउन के कितने पर्सन्स होते हैं? 3 पर्सन्स। जो बंदा बात कर रहा है उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन। वो कौन कौन से हैं? आई और वी। जो बंदा बातें सुन रहे वो क्या बन जाएगा? ये कौन सा है? और जो बंदा ना तो स्पीकर है और ना लिसनर है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या बन जाएगा? ही, शी, इट एंड दे। यहां पर मैं बातें कर रहा हूं तो मैं क्या बन गया? फर्स्ट पर्सन। आप लोग सुन रहे तो आप क्या बन जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल हम एडमिनिस्ट्रेशन वालों के बारे में बात कर रहे हैं, अब वो ना तो स्पीकर है और ना लिसनर है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे? अब अगर किसी सेंटेंस में हमें फर्स्ट पर्सन भी दिया जाए, सेकंड पर्सन भी दिया जाए और थर्ड पर्सन भी दिया जाए, और हमसे ये कहा जाए कि आप इन तीनों को यूज करें, तो इसको हम जिस रूल के मुताबिक यूज करते हैं हम उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन का मतलब होता है कि पहले कौन सा प्रोनाउन आएगा, फिर उसके बाद कौन सा प्रोनाउन आएगा, और तीसरे नंबर पे कौन सा प्रोनाउन आएगा। तो इसका ऑर्डर क्या है? पहले क्या आएगा? इसको हम कहते हैं 231। 231 का मतलब ये कि पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। तो इस वजह से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यू, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन। हेलो, 5 मिनट की जरूरत है, 5 मिनट। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यू, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन। एमसीक्यूज नंबर 186, शी हैज ब्रॉट अप 5 चिल्ड्रन। ब्रॉट अप का मतलब होता है परवरिश करना, तो ब्रॉट के साथ अप आएगा। अगर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आता है तो हम उसे क्या कहेंगे? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। मेहरबानी मेहरबानी, खूब की खबर बन गई। तो हमारे पास जब वर्ब आता है और उसके साथ प्रीपोजिशन आता है तो इन दोनों को कंबाइन करके फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। तो ब्रॉट के साथ अप आता है तो ये हमारे पास होगा शी हैज ब्रॉट अप 5 चिल्ड्रन। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एमसीक्यूज नंबर 187, यूर राइटिंग नीड्स टू बी डैश। जब टू आ जाए, टू, तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। जब टू आ जाए तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, और जब टू बी आ जाए तो टू बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा और टू बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। अच्छा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम क्या कहते हैं? शाबाश, इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यूर राइटिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। एमसीक्यूज नंबर 188, बिकॉज monkeys स्मेल बैड दे ऑफेंड मी। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? हाँ, ऑप्शन सी। क्यों? बात सुने इधर देखें। आपको पता है कि क्लास के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक को कहा जाता है इंडिपेंडेंट, दूसरे को कहा जाता है डिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट क्लास सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए और उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए तो इन दोनों के दरमियान कॉमा नहीं होगा। अगर पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए और उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान कॉमा नहीं होगा। लेकिन अगर पहले डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए
और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान कॉमा होगा। अब अगर आप लोग को इसके बारे में पता नहीं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं तो आप इसको बाद में सीख लेंगे। खैर है, तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहां पर पहले हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज आया हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। एमसीक्यूज नंबर 189 बड़ा सिंपल है। व्हाई डिड यू गो देयर, जब भी डिड आता है तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। शाबाश, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। व्हाई डिड यू गो देयर। एमसीक्यूज नंबर 190, ही हैज बीन, शाबाश, अपने साथ लिखिए जब भी इज आता है, इज, जल्दी जल्दी लिखिए, इज, एम, आर, वाज, वर, will be, shall be, has been, have been, B double E N been, will have, had been, has been, have been, फिर had been, फिर होगा will have been और will have been और फिर होगा shall have been। आपके पास जब ये वर्ब्स आते हैं आप इसके साथ ing फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शल हैव बीन के साथ ing फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। हाँ, अगर वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। जब भी ये वर्ब्स आते हैं, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो ing फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। एमसीक्यूज नंबर 191, शी रोट 8 इंक, इसको हम कहते हैं मटेरियल ऑफ एक्सप्रेशन। मटेरियल ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज की से राइटिंग करते हैं। अगर ये राइटिंग आप सॉलिड चीज से कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं मार्कर से कर रहा हूँ, मार्कर, तो ये मार्कर हमारे पास सॉलिड है तो सॉलिड के साथ विद आएगा और लिक्विड के साथ इन आएगा। मटेरियल ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जिस चीज से हम राइटिंग कर रहे हैं वो चीज लिक्विड है या सॉलिड है। अगर सॉलिड होगा तो उसके साथ विद आएगा और अगर लिक्विड है तो उसके साथ इन आएगा। अगर ये सेंटेंस इस तरह होता कि शी रोट 8 पिन, तो फिर हम कहते हैं कि विथ पिन, लेकिन चूंकि इंक आया है, इंक लिक्विड है, इस वजह से इसके साथ इन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 192, द स्टूडेंट हु इज चीटिंग इज फेयरफुल, राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। रिलेटिव क्लास का नाम सुना है? हाँ, ये वो क्लास होता है, देखिए ये 5 वर्ड्स है, 5 वर्ड्स, हु, whom, whose, which, that। ये 5 वर्ड्स जब सेंटेंस के मिडल में आते हैं तो हम इसे रिलेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। अगर स्टार्ट में आते हैं तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं होंगे। ये 5 वर्ड्स जब सेंटेंस के मिडल में आते हैं तो ये बन जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जांपल, I saw a student who was cheating। अब हु हमारे पास सेंटेंस के मिडल में आया है, इस वजह से ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन बन गया है। अब पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा। ये हमारे पास इस तरह भी हो सकता है कि द स्टूडेंट हु इज चीटिंग इज साइलेंट। अब पॉइंट ये है कि जब भी ये 5 वर्ड्स सब्जेक्ट के डायरेक्टली बाद आ जाए, जब भी ये 5 वर्ड्स सब्जेक्ट के डायरेक्टली बाद आ जाए तो आप लोगों ने इससे पहले भी कामा लगाना होता है और आप लोगों ने इसके बाद भी कामा लगाना होता है। इससे पहले कामा कहां पे आएगा? जहां पर आप लोग के पास ये 5 वर्ड्स आए हैं, और आप इसको एंड कहां पर करेंगे? एंड आप वहां पर करेंगे जहां पर दूसरा वर्ब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पहला वर्ब तो ये है और दूसरा वर्ब ये है। खुश हुई? शाबाश। तो 192 में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। सॉरी, ए टिक्शु। हाँ, एमसीक्यूज नंबर 193, आई डू नॉट नो व्हाट इज हिज प्रॉब्लम। ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, पहले इस सेंटेंस को ठीक करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये WH वर्ड अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो हम इसे कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर ये WH वर्ड सेंटेंस के मिडल में आता है तो हम इसे कहेंगे इनडायरेक्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, व्हाट वाज द प्रॉब्लम,
दूसरा होगा ही सेड व्हाट द प्रॉब्लम वाज। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को आप लोगों ने जरूर समझना है क्योंकि अक्सर औकात यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है, आप देखिए WH वर्ड कहां पे आया है, तो ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, यहां पर WH वर्ड कहां पे आया है, मिड में, तो ये क्या बन गया, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ये बन गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यानी पहला क्या है, पहला डिफरेंस है लोकेशन का। लोकेशन का मतलब ये कि WH वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आया है या सेंटेंस के मिडल में आया हुआ है। दूसरा डिफरेंस होगा स्ट्रक्चर का। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो पहले WH वर्ड आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। और अगर ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो पहले WH वर्ड आएगा, फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। कंफ्यूज किया मना खाला बखैर की, ठीक ना। पॉइंट क्या है कि अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो पहले WH वर्ड आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। अगर ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो पहले जो है वो क्या आएगा, पहले नाउन या प्रोनाउन आएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। आप इस सेंटेंस को देखिए, ये हमारे पास WH वर्ड कहां पे आया है, तो ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद दूसरा वर्ड क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आया है कि नहीं आया, और तीसरा वर्ड प्रोनाउन नाउन है कि नहीं है। आप इधर देखिए WH वर्ड आया है, इसके बाद दूसरा वर्ड क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन आया है कि नहीं आया, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। और तीसरा डिफरेंस है पंक्चुएशन का। किस चीज का, पंक्चुएशन। डायरेक्ट क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क आता है, जबकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन के एंड में फुल स्टॉप आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क आता है, जबकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन के एंड में फुल स्टॉप आता है। उस ठीक शो। तो अब इस सेंटेंस को आप किस तरह ठीक करेंगे, आई डू नॉट नो व्हाट इज हिज प्रॉब्लम, व्हाट हिज प्रॉब्लम इज, और इसके लिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं आता बल्कि इसके साथ हमेशा फुल स्टॉप आता है। ठीक शो, बस खबर माने पूछेगा ना। 194, माई ब्रदर इज नॉट फीलिंग वेल, ही हैज बीन सिक फॉर अ वीक। पहले 2 वीक से आप लोग क्वेश्चन मार्क हटा ले, इसकी जगह पर फुल स्टॉप लगाए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आप लोग के पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। अब जब भी आप लोग के पास 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस आते हैं, क्या आते हैं, 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस, तो आप उनको 2 तरीकों से ज्वाइन कर सकते हैं। या तो आप उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं, फैन बॉयज, शाबाश। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए जो सबसे आसान पॉइंट है वो है फैन बॉयज। अगर आप लोग फैन बॉयज को नहीं लगाते हैं तो फिर आप उसकी जगह पर सेमी कोलन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, देखिए ये जो डॉट मैंने लगाया, डॉट, हम इसे कहते हैं फुल स्टॉप, या इसको हम पीरियड भी कह सकते हैं। अगर ये मार्क में लगाता हूं तो हम इसे कहते हैं कॉमा। लेकिन इस चीज का ख्याल रखना है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, ये अगर ये यहां पर होगा तो ये कॉमा होगा, अगर ये यहां पर है तो फिर क्या होगा, शाबाश, फिर हम इसे कहते हैं एपोस्ट्रोफी। शक्ल बिल्कुल इसका एक जैसा है, ठीक है, फर्क सिर्फ और सिर्फ लोकेशन का है कि अगर हम इसको लाइन के नीचे लाइन के साथ लगाते हैं तो फिर ये कॉमा बन जाता है, अगर हम इसको ऊपर वाले लाइन के साथ लगाते हैं तो फिर क्या बन जाता है, फिर एपोस्ट्रोफी बन जाता है। अगर हम 2 फुल स्टॉप लगाते हैं एक दूसरे के नीचे, फिर क्या बन जाएगा, फिर इसे कहा जाता है कॉलन। अगर एक डॉट होगा और उसके नीचे कॉमा होगा, सेमी कॉलन। अगर 3 डॉट्स होंगे, शाबाश, इसे कहा जाता है एलिप्सिस। अच्छा, ये भी ख्याल रखें कि ये डॉट सिर्फ और सिर्फ 3 होते हैं, आप लोग सारे के सारे लाइन को फिल कर लेते हैं, जो लाइन आपके पास बच जाते हैं आप उसको जो है वो उसमें 10-12 डॉट्स लगा लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 3 डॉट्स होते हैं। तो इस वजह से इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। होपफुली द पॉइंट्स आर क्लियर।